कोई भी फिगर हो, मैंने एक जनरल फिगर अचीव किया था जो कि आपका क्यूबाइड हो सकता था, क्यूब हो सकता था। इसके मेंसुरेशनल एक्टिविटी में हमें जो मुख्यतः जो कैलकुलेट करना होता है वो सरफेस एरिया, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, क्या उसकी क्षमता है, कितनी धातु से बनी हुई है। पेरीमीटर्स की भी आवश्यकता होती है क्योंकि किनारे जो होते हैं ना उसकी लेंथ काउंट किया जाता है। जैसे हमने कल आपको बताया था कि कोई भी फिगर होगा उसकी तीन चीजें मुख्य होती हैं, वर्टेक्स, फेस और एजेस। ठीक है, इनके आपस के रिलेशंस होते हैं। इस पर भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, भी ध्यान में रखने की जरूरत होती है कि क्या संबंध है, उसके आधार पर कैसे प्रश्न पूछा जाता है। मैंने आपको बताया कुछ अलग अलग फिगर्स है जिसमें क्यूब, क्यूबाइड मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था आपको अच्छे से। आगे की फिगर पर बढ़ना है लेकिन शुरुआत एक शानदार से प्रश्न के साथ करूंगा और मुझे जहां तक उम्मीद है कि अगर आप थोड़ा सा फोकस होकर देखेंगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर होगा और यह प्रश्न समझ में आएगा। बिना प्रश्न का कुछ होना नहीं है, कितना भी पढ़ा दूं मैं आपको, अंततः देना एग्जाम ही है, मतलब प्रश्नों को ही फेस करना है। मैं एक प्रश्न आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, प्रश्न आप लोग देखो ध्यान से, क्लियर करो क्या प्रश्न है, क्या कह रहा है, क्या इसकी डिमांड है और कैसे आपको करना है। अब देखो प्रश्न में शुरुआत पेंट की कीमत से हो रही है। पेंट की कीमत जो है ₹50 प्रति किलोग्राम है, मतलब बहुत सस्ता सा पेंट है। 50 रुपए में 1 किलोग्राम पेंट मिलता है। जिसको आ जाए वो प्लीज मेरे साथ कवर करके इसका सोल्यूशन दे। 1 किलोग्राम पेंट की कीमत 50 रुपए प्रति किलोग्राम है। हमको अगर मान लो अपने घर की पेंटिंग करवानी है या कोई हमारे पास ऐसी धातु है जिसकी पेंटिंग करवानी है, तो हमें मार्केट से पेंट परचेज करना होगा। स्थिति है कि 1 किलोग्राम पेंट 20 वर्ग फीट को पूरा कर सकता है। भाई जब हम जाएंगे खरीदने के लिए, या जैसे कभी आप पेंटिंग करवाए होंगे अपने घर की या कोई भी वस्तु की, तो आप अपने जो मिस्त्री है, जो मैकेनिक है, जो पेंटर है, उससे बेसिक पूछेंगे कि भैया कितने पेंट की आवश्यकता होगी। वो कहेगा सर 20 वर्ग फीट को पेंट करने के लिए 1 किलोग्राम पेंट की जरूरत पड़ती है। तो आप देख लो कि आपका एरिया कितना है और उस एरिया के हिसाब से आप पेंट जाओ खरीद लो, और पेंट खरीदने में कुल खर्च कितना आएगा उसका रेट भी पहले से कंफर्म है। तो दो चीजें यहां पर तय करनी है। सबसे पहली बात मैंने जैसे बताया आप लोगों से कि यहां पर पेंट खरीदने के लिए सबसे पहले, अच्छा, रेट निर्धारित करने के लिए सबसे पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा कितने पेंट की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब पेंट जब कंफर्म हो जाएगा तब हम रेट पर चलेंगे और उससे हम टोटल कॉस्टिंग निर्धारित कर पाएंगे। यही प्रश्न है। घन के बाहरी भाग को रंगने में क्या खर्च आएगा जबकि घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 फीट है। अब ये देखो घन है आपका, ये घन है। देखिए मैंने घन डेवलप कर दिया, बना के आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। ये घन नोट कर लीजिए सभी लोग, बना दिया। यस, ये देखिए मैंने घन ऐसे एक्सप्लेन किया, आप देख सकते हैं। देखिए ये घन है और घन की प्रत्येक भुजा कितनी है, 20 है। ये 20 है, ये 20 है और ये भी 20 है। मतलब एक प्रकार से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीन की तीनों चीज 20 है। प्रत्येक भुजा हमारे पास 20 है और हमें उसके बाहरी भाग को पेंट करना है। तो हम पेंट का खर्च निकालने से पहले पता करें कि कितने पेंट की आवश्यकता पड़ेगी। मिस्त्री से पूछा तो उसने कहा कि 20 वर्ग फीट के लिए 1 किलोग्राम पेंट की जरूरत पड़ती है। इतना अगर 1 किलोग्राम मुझे दे दो तो मैं 20 वर्ग फीट पेंट कर दूंगा। मैंने कहा कंफर्म तो कर लो हमारे पास पेंट की, मतलब हमें कितने वर्ग फीट को पेंट कराना है। इसके लिए हमने इसके टोटल सरफेस एरिया को कैलकुलेट किया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला, सभी भागों को अगर हमें पेंट कराना है। सपोज कर देखिए मेरे पास एक डाई जैसे पेपर वेट है, फिलहाल ये आपका क्यूब नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बट मुझे इसके सभी भागों को पेंट कराना है। तो नीचे क्यूबाइड है बेसिकली, अगर शेप थोड़ा सा सही कर दिया जाए, नीचे का भाग कराना है जो लंबाई गुणे चौड़ाई पर है। ऊपर सेम जैसे आप रूम में जिसमें बैठे हैं, नीचे फर्श, ऊपर छत, बगल की दीवार, बगल की दीवार, सामने की दीवार, पीछे की दीवार, टोटल 6 सरफेसेस होते हैं। अब टोटल 6 सरफेसेस होते हैं, प्रत्येक सरफेस एक वर्ग है, तो सभी 6 सरफेसेस का क्षेत्रफल 6 इंटू ए स्क्वायर होगा। 6a वर्ग कह सकते हैं, अर्थात 6 गुणे आप 20 कह दो, 20 का वर्ग हो गया। मतलब 20 विषम में 400 छगे 2400, 2400 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया है जिसको पेंट कराना है। कितना एरिया बोलो, 2400। अगर आपसे कोई पूछता कितने एरिया को पेंट कराना है, तो टोटल 6 सरफेसेस होते हैं, सभी सरफेसेस को पेंट कराना है बाहरी, तो 2400 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कराना है। अब ये बताओ कितना पेंट लगेगा। हमसे कहा कि 20 स्क्वायर मीटर स्क्वायर के लिए 1 किलोग्राम पेंट लगेगा। 20 स्क्वायर मीटर के लिए या 20 मीटर स्क्वायर के लिए 1 किलोग्राम पेंट लगेगा। तो अपने पास कितना है, 2400 मीटर स्क्वायर है, इसके लिए कितना पेंट लगेगा। तो आप इसको बस भाग कर दीजिए, देखिए खत्म, ये डिवाइड कर दे, 120 किलोग्राम पेंट लगेगा, इतना पेंट लगेगा। ठीक है,
अब आप ये बताइए पेंट की कीमत, चलिए देखते हैं पेंट की कीमत, आइए निर्धारित करते हैं, डिसाइड करते हैं कैसे पेंट की क्या कीमत है। पेंट की कीमत देखिए कहा है ₹50 प्रति किलोग्राम है, 1 किलोग्राम के लिए 50 रुपए लग रहा है, 1 किलोग्राम के लिए 50 रुपए। अगर मुझे अपने पूरे इस सरफेस को पेंट कराना है तो 120 किलोग्राम पेंट की जरूरत पड़ेगी। 1 किलोग्राम पेंट की कीमत 50 रुपए है, तो टोटल कॉस्ट बनकर कितना आएगा बताइए। टोटल कॉस्ट बनकर आएगा 50 गुणे 120, 12 पंचे 60 हो गया, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 6000 रुपए टोटल लगेगा, तब जाकर के आप उस पूरे सरफेस को पेंट करा पाएंगे। 6000 किसका किसका आया था, वेरी गुड। पुनीत गलत है, वंदना नहीं, 20,000 नहीं होगा, एकदम क्लियर है। जैसे सूरज ने बताया था कि 120 किलोग्राम पेंट लगेगा, 1 किलोग्राम की कॉस्टिंग 50 रुपए है, तो 120 किलोग्राम अगर खरीदेंगे मार्केट से तो टोटल अपने को 6000 रुपए इन्वेस्ट करना होगा। 6000 अगर आपने लगाया तो एकदम परफेक्ट है, पहला ऑप्शन इस प्रश्न के लिए करेक्ट है, आप नोट कर सकते हैं। एक बार कंफर्म सभी लोग बताइए कितने लोग को यह प्रश्न क्लियर समझ में आ गया है। जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट कर दे। एक और प्रश्न बताऊंगा, फिर मैं आपको लेके चलूंगा कहां पर, बेलन पर, और बेलन आपको एकदम क्लियर आज कर दूंगा कि बेलन से कैसे रोटी बनाई जाती है। हाँ, बेलन क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, अभी थोड़ी देर में सब क्लियर होगा। आइए इसको थोड़ा समझिएगा, इसमें क्या क्या चीजें हैं, ध्यान से देखिएगा। एक ईंट की माप, ईंट आप सब समझते हैं कि ईंट क्या होता है, क्यूबाइड होता है। ईंट मैंने कल ही आप लोग को बताया था कि ब्रिक जिसको बोलते हैं ईंट कहते हैं, करेक्ट है, यस। ईंट की माप 24 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर है। जैसे अभी मैंने ये जो लिया था ना पेपर वेट, ये बेसिकली ईंट ही है, ये बेसिकली क्या है, ईंट ही है। और इस ईंट के बारे में अगर बता दूं तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। 24 मीटर लंबी, 8 मीटर चौड़ी, 8 मीटर ऊंची और 60 मीटर चौड़ी एक दीवार बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। एक प्रश्न आप दिमाग में रखिए, सोचिए थोड़ा सा। कभी अगर आपने जो घर बनवाया है या घर आपके जो बना हुआ है, आपने नहीं बनवाया हो तो भी मैं बोल रहा हूं, जो दीवारें बनी होती हैं उस दीवारों में कुल कितनी ईंटें लगी हैं आप गिन सकते हो कि नहीं, बिल्कुल गिन सकते हो। दरअसल जो दीवार आप देखते हैं ऐसे दीवार होती है इस शेप में, दीवार की अब देखोगे दीवार की लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, साथ साथ दीवार की मोटाई होती है तो हम काउंट करके बता सकते हैं कि उसमें कुल कितनी ईंटें लगी हुई हैं। यस आप समझो इसमें कैसे है। एक ईंट की जो माप है इतना 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 है, हमें एक दीवार बनानी है जो 24 मीटर लंबी है, 8 मीटर ऊंची है तथा 60 मीटर चौड़ी है। एक दीवार बड़ी सी बनानी है, दीवार को बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, हमें कितने ईंटों की रिक्वायरमेंट होगी, ये हमको डिसाइड करना है। आप इसके लिए एक बात और ध्यान में रखिएगा, जबकि कहा है दीवार का 10% भाग सीमेंट से भरा हुआ है। पूरे दीवार को आपको, मतलब जैसे हम दीवार जानते हैं केवल दीवार ईंट से तो बनती नहीं, मसाला उसमें मटेरियल भी लगा होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे दीवार का आयतन क्या है, दीवार की रिक्वायरमेंट क्या है। दीवार, जब भी कभी ऐसे ईंटों की संख्या आपको निकालनी हो, कभी आपसे कोई ऐसा प्रश्न पूछ ले कि भाई ये दीवार है, इसकी लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है और इसकी मोटाई इतनी है, इसमें जो ईंटें हम लगा रहे हैं जिस भट्टे से लिए हैं उसका मेजरमेंट इतना 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 है, बोलो कितने ईंट की आवश्यकता पड़ेगी इस दीवार को बनाने के लिए। हम गिन के बता सकते हैं कितने ईंटों की आवश्यकता। कैसे बता लेते हैं, सोचो मिस्त्री जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, आप उनसे पूछो तो कहेंगे भैया कौन घर बनवाना है, लंबाई उम्बाई नापेगा, कहे इतना ईंट खरीद के लाओ मार्केट से। कहां से जोड़ लेता है, क्योंकि वह प्रैक्टिकली कर रहा है उस चीज को, उसे पता है इतना मीटर लेंथ होगी, इतनी ब्रेथ होगी, इतनी हाइट होगी, इतनी मोटाई होगी अगर दीवार की, और ईंट का मेजरमेंट सब आइडेंटिटी, सब एकदम क्लियर होता है, एकदम आइडियल होता है, फिक्स होता है। तो उसको पता है इतनी ईंट खरीद लो, 4 ट्राली ला दो, हम घर बना देंगे आपका। बताता है कि नहीं आपसे, सेम वही कॉन्सेप्ट है। दीवार आपको पता है, दीवार का जो मेजरमेंट है कुछ ऐसा है, ये देखिए 24 मीटर लंबी है, 24 मीटर इसकी लंबाई है, इसकी ब्रेथ कितनी है 8 मीटर है, इसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर है। ये दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। दीवार का कुल कैपेसिटी, कुल मेजरमेंट, कुल क्षमता इसकी इतना गुणे इतना गुणे इतना है। अगर आपको कभी भी नंबर आप ईंट निकालनी हो, ईंट की संख्या निकालनी हो, तो इसका सूत्र दिमाग में रखिएगा। ईंट की संख्या अगर आपको निकालनी है तो सिंपल हो जाएगा, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बटा ईंट का आयतन, बटा ईंट का आयतन। लेकिन ये तब होगा जब दीवार में और कुछ ना लगा हो और कोई मटेरियल ना लगा हो, करेक्ट है। अब हम लोगों को यहाँ ये डिसाइड करना है, सबसे पहले दीवार का आयतन क्या है, इसकी लंबाई 24 मीटर है, गुणे चौड़ाई कितनी है बताएं, 8 मीटर है, 8 मीटर है,
और ऊंचाई कितनी है 60 सेंटीमीटर है। याद रखना ये मीटर में है, मीटर में है, सेंटीमीटर में है। जबकि ईंट की तरफ चले तो ईंट सेंटीमीटर में है, 24 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है। हम सभी को पहली चीज तो सबको एक यूनिट में प्रेजेंट करना है। जो मीटर 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 में है उनको भी सेंटीमीटर में लिखना है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, 10% अपने लिए उपयोगी नहीं है। 10% उपयोगी अगर नहीं है तो 10% 1/10 होता है। कितना भाग? 10 में से 1 भाग उपयोगी नहीं है, 9 भाग उपयोगी है। तो गुणे आप 9/10 कर दो। हमें हमारी दीवार का इतना ही हिस्सा उपयोगी दिख रहा है, क्योंकि हम लोग उतनी ही जगह पर ईंट, जैसे इसने कहा 10 भाग अगर दीवार है ना तो 1 भाग उसमें मटेरियल लगा हुआ है, 9 भाग में ईंट लगा है। तो मैंने कहा अपनी टोटल दीवार अगर इतनी है तो 9 भाग उसका हमें उपयोगी है, बस और कुछ नहीं है। अब इसमें एक चीज और भी है कि यह आपके पास मीटर में था या मीटर में था या सेंटीमीटर में था। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो आप इसको किससे गुणा कर दो? 100 से, फिर गुणे 100 से। बोलिए क्यों 2 बार कर रहे हैं? यह जिससे सेंटीमीटर में बन जाए, यह भी सेंटीमीटर में बन जाए, और नीचे सब सेंटीमीटर में ऑलरेडी थे। अब इनसे देखिए काउंट कर लीजिए, आंसर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। समझ में चीजें आ गई होंगी। 24 से सीधा खत्म हो गया। 12 पंचे 60 होता है, ये भी कंफर्म हो गया। 8 से खत्म हो गया, ये भी क्लियर है। 1 जीरो या इसका खत्म कर देगा। 9 पचे 45 है, 45 के आगे 3 जीरो है, 3 जीरो बढ़ा दीजिए। कुल 45,000 ईंटें लगेंगी इस घर को बनाने के लिए, मतलब उस दीवार को बनाने के लिए कुल 45,000 ईंटें लगने वाली है। एकदम इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। देखिए हमें जो मिला है आंसर, शंभू से मिला है, वंदना जी से मिला है, पवन से मिला है, पुनीत से मिला है, जैसे त्यागी से। वेरी गुड। जो नहीं, बी नहीं होगा भाई। 45,000 टोटल ईंटें लगेंगी, 45,000 आप लोग लगा सकते हैं। ये प्रश्न बहुत बढ़िया है और इंपॉर्टेंट है। कल मैंने ये वाला करा ही दिया था, आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आपको एक नया शब्द समझाते हैं जिसका नाम है सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर। जिसे आप क्या कहेंगे? जिसे हम तो कहेंगे बेलन, आप भी कहो बेलन, बट हम जब पढ़ते हैं इसको हम सिलेंडर की तरह नहीं पढ़ते मैथ्स में। हम इसको आपको पढ़ाते हैं ऐसे पहले, लेकिन उसके पहले जान लो उसकी दुविधा क्या है। दुविधा यह है कि जो लिखा है ए बेलन, तो जिसने जिसने रोटी बनाई है उसके दिमाग में होगा वही बेलन है जिससे बैठ के रोटी बनाते हैं हम लोग। फिर किसी के दिमाग में है सिलेंडर, मतलब यार जो गैस सिलेंडर होता है इंडियन भारत का, जहां से लाते हैं सर्विस एजेंसी से और लाते हैं रसोई में रख देते हैं। दरअसल ये दोनों नहीं है, ना तो ए है ना तो ए है। यह बेसिकली सोचा जाए तो एक पाइप है। क्या है? पाइप है। या तो नेल है, नेल मतलब राड है। ठीक है, नेल है जिसको आप रॉड कह सकते हैं। कुछ इस शेप का है। जैसे आप देखेंगे तो पाइप होती है जो वाटर सप्लाई वाली पाइप होती है। ये अगर हम देख रहे हैं तो हमारे यहाँ वायर के लिए ऐसे गोल सप्लाई में वायरिंग की गई है। ठीक है, तो ये जो गोल सप्लाई में ऐसे लेंथ के हिसाब से इसे बढ़ाता गया, मतलब आप अब ऐसे समझेंगे तो आपको कुछ क्लियर होगा। जैसे मेरे पास एक सीट रखी है, किस विषय की पता नहीं, ऐसे कर दो, ऐसे देखिए, तो ये एक पाइप है, एक पाइप है। आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे ड्रेनेज की जो ड्रेन सप्लाई, जहां से पानी की सप्लाई होती है, उसकी पाइप इस समय बारिश से ज्यादा दिख जाएगा आपको। या आप ऐसे सोचो तो जो सरिया होता है, सरिया अगर देखा होगा तो वो भी एक तरह का पाइप है। या जिस मार्कर से मैं लिख रहा हूं, ये देखो, ये सही में एक पाइप है। अगर हम इसको सोचे तो अपनी जो रोटी बनाने की होती है, इसको ऐसे पकड़ने का हैंडल बना होता है, हैंडल हटाना पड़ेगा तब जाकर एग्जैक्टली वो बन पाएगा बेलन। हालांकि वो तब भी नहीं शेप में आएगा जैसा हम सोच रहे हैं। अब जो गैस सिलेंडर होता है उसको आप देखेंगे नीचे भी हैंडल होता है, ऊपर भी हैंडल होता है, वो नहीं हो पाएगा। कुल मिला के मेरा ये कहने के एक पाइप समझो, एक पाइप जिसमें से पानी सप्लाई कर सके, एक प्रॉपर शेप का, जैसे मैंने एक बनाया ना, एग्जैक्टली यही है, ये बेलन है। मैं इसको समझाता हूँ, यही बेलन है। तो मतलब ना तो रोटी इससे बना सकते हैं, ना तो यह गैस सिलेंडर है, दोनों नहीं है। हम जब मैथ में इसको पढ़ेंगे तो इसके क्या कहते हैं पता है? इसको कहते हैं हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब होता है लंब वृत्तीय बेलन। लंब वृत्तीय बेलन इसको हिंदी में कहा जाता है। लंब वृत्तीय बेलन अगर आपको समझना है तो आपको थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान से सुनना पड़ेगा। आप कैसे सोचो, एक लंब वृत्तीय बेलन जिसे हम राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं, पहली चीज तो इसका नेचर समझ लीजिए, 2 प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। एक सॉलिड मिलेगा, ठीक है, सॉलिड ठोस जिसको कहते हैं, और एक आपको होलो भी मिलेगा। होलो मिलेगा अर्थात खोखला मिलेगा। दोनों प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको समझाता हूं कि होलो क्या है और खोखला क्या है, होलो क्या है और ठोस क्या है।
जैसे जो आयरन की रॉड होती है, आपने देखा होगा लोहे की जो सरिया होता है, सरिया अक्सर ऐसे आपको शेप में दिख जाएगा, ऐसे पाइप की तरह ही रहता है, लेकिन यह धातु से भरा रहता है ऐसे, ये आपका ठोस है। लेकिन जो बड़ी सी ड्रेनेज की अर्थात ड्रेन सप्लाई पाइप्स होती हैं, जिसमें ड्रेन का उपयोग मतलब देखते हैं आप लोग अक्सर सड़क के किनारे जब कंस्ट्रक्शन होता रहता है तो उन पाइप को रखा रहता है, कुछ लोग अपना सेलेटर बना लेते हैं, उसी में रहते हैं जो मजदूर। तो इतना मोटा सा बड़ा सा देखो इस टाइप का आपको एक दिख जाएगा, उधर से देखो इधर से देखो, आप देख सकते हो। ये जो बनेगा खोखला है, इसमें आप पानी यानी ऐसे फ्लो कर सकते हैं, पानी इसमें इधर से इस पार उस पार पानी जा सकता है। तो यह खोखला है, तो खोखले में बीच में हवा है, स्पेस है, पानी डाल सकते हैं, लेकिन जो सॉलिड है पूरी तरह से फिल्ड है विथ मटेरियल अर्थात धातु से भरा पड़ा है। तो ये आपको समझना है दोनों चीजों को। डेवलप इसको कैसे किया जाता है, इसका निर्माण कैसे होता है। अगर इसके निर्माण को आपको समझना है तो आप इसके निर्माण को कुछ ऐसे समझिए कि हमारे पास जैसे कुआं होता है, आपने देखा होगा कुआं का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। कुएं के कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर ऐसे जनरेट किया जाता है। अब उसको नीचे गहराई तक ऐसे बढ़ाया जाता है, जैसे यहाँ पर सतह है जमीन पर, ऐसे बढ़ाया गया और नीचे सेम टू सेम उसी शेप को ऐसे राउंड राउंड करते 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 आप ला करके फिर ऐसे फिक्स कर देते हो, तो जाकर के हमारे पास एक कुएं का निर्माण होता है। और जो कुएं का निर्माण है वही एक तरह से सिलेंडर का सही परिवाय है। अगर उसका चबूतरा छोड़ दें तो जहां पर वो मुहाना होता है और उसके बाद नीचे तक अगर ऑब्जर्व करें तो दैट इज एग्जैक्टली सिलेंडर, वो सिलेंडर बेसिकली होता है। यह राइट एंगल ट्रायंगल का उपयोग करते हुए बनाया जाता है, तभी जाकर के इसका एक आयताकार सतह मतलब एक वृत्ताकार हम सतह लेकर के एक लंबवृत्तीय कोण एक समकोण यूज करते हुए हम लोग इसको डेवलप करते हैं। तो जाकर के एक हमारे पास सही में, जैसे अगर आप ऐसे सोच लें, हमारे पास एक पेपर है, इस पेपर को ले करके हम इसकी लंबाई के परितः इसकी चौड़ाई के परितः इनको घुमा करके हम दो लंबवृत्तीय बेलन जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। आइए थोड़ा सा इनको समझते हैं कि इसका निर्माण हुआ कैसे और क्या क्या चीजें इसमें हैं। तो हम बात कर रहे हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर की, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर की अर्थात लंबवृत्तीय बेलन की। राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर इसे हिंदी में हमने क्या कहा, लंब वृत्तीय बेलन। लंब वृत्तीय बेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर जो प्रश्न बनेगा आप देखिएगा, समझ में चीजें आएंगी। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमने आपको जैसे बताया कि अपने पास भाई एक होलो एक सॉलिड है, सॉलिड है और एक होलो है। तो सॉलिड का मतलब जैसे हमने कहा कि ठोस है, ठोस लंबवृत्तीय बेलन है। अभी फिर मैं इसके बाद आपको बताऊंगा खोखला लंबवृत्तीय बेलन ना, एक सॉलिड बता रहा हूं, दूसरा क्या बता रहा हूं यहां पर खोखला, खोखला लंबवृत्तीय बेलन। खोखला मतलब जैसे मैंने कहा जो पानी सप्लाई का है, ड्रेन सप्लाई का है, वो सभी जो है यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। यह स्ट्रक्चर है भाई, अगर हमने एकदम सॉलिड भी ले लिया तो बनेगा तो स्ट्रक्चर ऐसे ही। इसके लिए आपको दो चीजें समझनी है कि इसका बेस क्या है। जैसे अगर आपने क्यूबाइड पढ़ा, क्यूब पढ़ा, क्यूबाइड पढ़ा तो उसका बेस एक आयत था। आयत जैसे हमारे पास जो कमरा था उसकी जो सतह आप देख रहे हैं कि फर्श अपनी आयताकार है, कोनों से हमने ऐसे दीवारें ज्वाइन कर दी, चार सभी उठाकर ऊपर एक छत रख दिया, तो जो हमारे पास एक क्रिएट हुआ स्ट्रक्चर वो क्यूबाइड था। उसी प्रकार से अगर हमने कहा कि हमने जमीन पर एक क्या कर दिया, जमीन सतह पर हमने एक सर्कल बना दिया, और चाहे ऊपर की तरफ हम एक ऐसे पाइप क्रिएट करते चले जाएं या नीचे की तरफ कुएं की खुदाई करते चले जाएं, तो यह जो क्रिएशन होगा, जो एक्टिविटी बनेगी, यह आपका सिलेंडर कहलाएगा, बेलन कहलाएगा। इसके लिए आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट है। अगर सोचा जाए तो उसके लिए फिलहाल क्यूब बन जाता है। ऐसे देखिए, अगर ये सर्कल है तो सर्कल है तो निश्चित तौर पर इसका अपना सेंटर होगा, इसकी रेडियस होगी, और ऊपर भी देखो एक सर्कल ही बनेगा, क्योंकि नीचे जो बेस होगा अपना आधार, वही ऊपर भी होगा आधार। अगर नीचे सर्कल है तो ऊपर भी सर्कल होगा। इन दोनों को ज्वाइन करने से इसकी गहराई, इसकी लंबाई या इसकी ऊंचाई समझ में आती है, और यह सर्कल का रेडियस समझ में आता है। तो इस प्रकार से जिस फिगर का निर्माण होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक सॉलिड सिलेंडर कह रहे हैं, अर्थात एक हम ठोस लंबवृत्तीय बेलन कह रहे हैं। अभी हम खोखले की तरफ भी चलेंगे लेकर के आपको। तो सबसे पहले देखो इसमें हम कर क्या सकते हैं, अगर हम ठोस को पढ़ रहे हैं तो इसको क्या क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा समझिएगा। सबसे पहले तो बात करेंगे इसके आयतन की, अभी इधर ही रहते हैं हम लोग, इसके आयतन की बात करेंगे। तो आयतन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इसका जब आयतन पढ़ेंगे तो आयतन क्या होगा। आयतन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। कहोगे आधार क्या है, ध्यान समझिएगा, आधार एक सर्कल है। आधार क्या है, एक सर्कल है।
सर्कल मतलब वृत्त है, करेक्ट है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई का मतलब उसकी गहराई, ऊंचाई जो भी आप कह दो, यच कर दो, यही इसका वॉल्यूम होता है, यही इसका आयतन है। अगर हमसे आप कभी कहेंगे कि एक लंबवृत्तीय ठोस बेलन है, उसका आयतन क्या है, तो हम कहेंगे उसका आधार क्या है, तो आप कहोगे सर सर्कल है। और फिर हम कहेंगे उसकी गहराई या उसकी ऊंचाई क्या है, तो आप कहोगे, जैसे हमने कहा कि हमारा कागज था, ये ऐसे हमने ले लिया। अभी एक प्रश्न आता है कागज को लेकर के, हम आयताकार सीट को लेकर के लंबाई के परिता और चौड़ाई के परिता हम जनरेट करके बेलन बनाते हैं, तो उसके आयतन में अलग अलग तरीके से और उसके सरफेस में अलग अलग तरीके से परिवर्तन आता है। देखो ये है, ये हमारा क्या था, आधार था। आधार क्या था, सर्कल था, आपको दिख रहा होगा, हम भी दिख रहे होंगे, करेक्ट है। अब यहां से ये सर्कल था, सर्कल का अब देखो सर्कल है तो सीधी सी बात है, ये सरफेस आपका सर्कल वाला पूरा स्ट्रक्चर है, इसका सेंटर यहाँ बीच में होगा, ज्वाइन कर दे तो रेडियस होगी। अब यहां से यहां तक चला आए तो क्या हो जाएगा, अंदर से अंदर चले आए तो यह उसकी गहराई या ऊंचाई हो जाएगी। अभी ऊंचाई होगी, देखिए यही चीज है, अगर ऊपर हम लोग जैसे कागज को मोड़ के देखें, ऊपर से देखें नीचे बाहर तक दिखता चला जाएगा। ये सेंटर था, उसका रेडियस थी, यहां से यहां तक की लेंथ दिखी, और यही लेंथ ऊंचाई है। आपने हमसे पूछा कि सर आयतन क्या हुआ, या मैंने आपसे पूछा, तो आप कहोगे इसका आधार तो सर्कल है और ऊंचाई है, तो आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर मतलब सर्कल का क्षेत्रफल इंटू एच कर दिया तो इसका आयतन हो गया। दूसरी बात आती है सरफेस एरिया की। किसकी बात आएगी, सरफेस एरिया। जैसे हम जब क्यूबाइड आपको पढ़ा रहे थे तो हमने दो सरफेस एरिया पढ़ाया था, याद है। एक तो हमने आपको पढ़ाया था क्या, एक पढ़ाया था हमने जो है आपको कि चारों दीवालों का क्षेत्रफल क्या होगा, जिसमें आधार को छोड़ा था, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। तो आधार छोड़ा था मतलब फर्श छोड़ा था, छत छोड़ा था। यहां पर भी सेम उसी तरह से सरफेस एरिया दो बनेगी, एक बनेगी CSA, इसे हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, या हिंदी में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। अब समझो वक्र पृष्ठ का क्षेत्र, जैसे वहां पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल था, LSA कहलाता था लैटरल सरफेस एरिया, क्योंकि वहां सीधी सरल रेखा का उपयोग किया जाता था, यहाँ वक्र रेखाओं का उपयोग किया जाता है। अब समझो अगर कोई हमसे पूछ ही ले कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है सिलेंडर का, तो आप कहोगे सर फार्मूला तो आपको मालूम, चलो याद है, बहुत लोग याद होगा, 2πr/h होता है। हम कहेंगे होता कहाँ है, एक्चुअली देखो ये होता है, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये अगर हमने कहा एग्जैक्टली एक सिलेंडर है, ये जो सरफेस हमने पकड़ा है, ये जैसे बांसुरी होती है, बांसुरी देखा है आपने जो मार्केट में मिलती है, तो आप अगर उसका नेल छोड़ दो, जो यहाँ पर निब होती है उसकी छोड़ दे, तो बांसुरी के ऊपर देखिए स्टिकर लगा दिया जाता है ना, स्टिकर लगाया जाता है। अब अगर ये जो हमारे पास पेपर है, इस पेपर को आप सिलेंडर बोलो, अब इसके सरफेस पर अगर हम कुछ पेंटिंग कर दें, स्टिकर लगा दें, कोई कागज लगा दे, रैपर लगा दे, तो जो हमने सरफेस का उपयोग किया, इसमें हमने ना इधर का सेक्शन यूज किया ना इधर का सेक्शन यूज किया, हमने जहां पर मेरा हाथ है आप देख पा रहे हैं, इसी सेक्शन का उपयोग किया। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया कर्व सरफेस एरिया क्या है, तो भैया कर्व सरफेस एरिया, पहले तो सिलेंडर समझो, इसके दोनों आधार को छोड़ दो, तो जो ये सरफेस है वही कर्व सरफेस एरिया है, वही वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, याद रखिए इस बात को। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपने जब वहां पढ़ा था क्यूबाइड में, तो आपको मैंने कहा था कि जो इसका परिमाप होता है, किसका, आधार का, आधार का परिमाप वहां 2l+b था, इंटू हमने कहा h कर दो, तो वही वहां पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ। मैंने कहा इसका आधार क्या होता है, इसका आधार मतलब इसका सरकमफेरेंस होता है, अर्थात परिधि होती है। परिधि जो उसका जैसे उसमें परिमाप होता था ना, वैसे यहाँ पर आधार का परिमाप क्या होगा, यहाँ आधार की परिधि होगी, जो होगा 2πr इंटू क्या कर दो h, यही हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक बात तो आप सब जानते हैं कि कभी आयतन निकलता है तो यूनिट का क्यूब होता है, और जब एरिया निकलता है तो यूनिट का स्क्वायर होता है, इस बात को दिमाग में जरूर रखिएगा, यूनिट का स्क्वायर होता है। अब तीसरी चीज इसमें पूछा जाएगा जो होगा TSA, यहां लिख रहा हूं TSA, इसको कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या कहेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब TSA जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा ये क्या होता है, याद रखिएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब, अब यही चीज फिर से बेलन को दिमाग में रखिएगा जी। ये देखिए ध्यान से, एक कर्व हमने ले लिया, कर्व जो सपाट आप देख रहे हैं, साथ साथ आधार भी जोड़ दीजिए। कर्व में अगर आधार भी जोड़ दें, मतलब CSA प्लस बेस कर दे, तो आपका क्या हो जाएगा, CSA प्लस बेस कर दे, थोड़ा ऊपर कर दे जैसे जगह आपको दिखे प्रॉपर। अगर हमने कहा कि इसका हमें वक्र पृष्ठ का मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना है, किसका, इसी सॉलिड का। TSA मतलब ध्यान दीजिएगा दूसरा पार्ट है इसका, यहीं पे लिख दे रहा हूं, वहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। TSA संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। और ये क्या होगा ध्यान से देखिए, मैंने कहा इसके लिए CSA मतलब एक कर्व प्लस बेस,
प्लस बेस दोनों जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, TSA हो जाएगा। अब बोलो कर्व क्या है, कर्व आपने बताया कितना है, 2 पाई RH है, लिखा है ना यहाँ पर, लिखो 2 पाई RH प्लस बेस कितना होता है बताएं, बेस क्या है, बेस आधार है, जो ए भी है आधार और ऊपर भी आधार है, मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ आधार है, अर्थात दो आधार है, मतलब दो हमारे पास सर्कल है। एक सर्कल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, दो का कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। अब यहां से अगर हम कॉमन कर लें 2 पाई आर तो एच प्लस आर ए हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो दो बातें हमको क्लियर कर दीजिए यहाँ पर, आप सभी लोग कंफर्म प्लीज बताएं, जरूर कराऊंगा भाई, पढ़ते चलिए। मैंने जैसे कहा हमको, जैसे यहाँ पर जब भी कभी सॉलिड सिलेंडर की बात आएगी, मतलब ठोस लंबवृत्तीय बेलन की बात आएगी, तो क्या क्या पूछा जाएगा, पहले इसके कुछ प्रश्न कर लेते हैं, फिर होलो पर चलेंगे लेकर के आपको, ठीक है। पहले इसको क्लियर करिए, भले एक सेशन और लेना हो अतिरिक्त, ठीक है, लेकिन एक फिगर को बहुत ही क्लियर विजुलाइज करिए, तब अगले फिगर पर आप आइए। तो क्या क्या पूछा जा सकता है, आयतन, आयतन मतलब कैपेसिटी, जैसे हमने कहा कि यही है, इसी को बार बार देखो मैंने उदाहरण इसी को हमने कॉन्सेप्ट ले लिया, इसके अंदर कितनी पानी, कितना इसके अंदर मटेरियल हो सकता है, हालांकि मैं खोखला लेके आपको बार बार बता रहा हूं, जबकि ठोस होना चाहिए, अंधार इसके अंदर मटेरियल भरा होना चाहिए, तो ये तभी ठोस होता है ना, जैसे आयरन की रॉड होती है वो ठोस होता, अपने पास ऐसा कुछ है नहीं यही पेन के अलावा, इस पेन को हम कह सकते हैं कि ठोस लंबवृत्तीय बेलन है, ठोस, इसके अंदर मटेरियल धातु भरी, हालांकि यहाँ इधर इधर इतना शेप बना देते हैं ना कि हम नहीं कह सकते हैं, एग्जैक्टली कहना गलत हो जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि इसका अपना आधार है, दो आधार मतलब ऊपर नीचे सर्कल है, सर्कल को सर्कल से ज्वाइन करना, इसकी हाइट या लंबाई या ऊंचाई आप जो कहना है कह सकते हैं। आयतन पाई आर स्क्वायर एच होगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब इस सतह का क्षेत्रफल अर्थात इसकी दीवारों का क्षेत्रफल है, जिसमें रैपरिंग करा सकते हैं, कुछ स्टिकर लगवा सकते हैं, 2 पाई आर एच होता है। टोटल सरफेस एरिया में आपको क्या करना है, इस वक्र पृष्ठ में इस आधार को अर्थात दोनों सर्कल को ऐड कर देने से हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, यहां से इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। होलो पर चलते हैं, लेकिन पहले होलो से पहले मैं चाहूंगा कुछ प्रश्नों को आप हल कर ले। क्यों बताइए, सीएसए का मतलब ये है, जैसे आप इसको समझो, ये आपको बेलन दिख रहा है कि नहीं, ये बेलन दिख रहा है ना, अगर ये बेलन दिख रहा है तो इसकी जो बाहरी सतह है यही सीएसए है। जैसे जो कमरा है, फर्श छोड़ दो, ऐसे इसको कमरे की तरह ही सोचो, अगर मान लो ऐसा कोई कमरा होता, फर्श छोड़ दो, छत छोड़ दो, जो दीवार है वही सीएसए है, वही कर्व सरफेस एरिया है, समझ रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गई बातें? तो अगर इतना समझ में आया तो खोखले पर हम चले, खोखले से पहले कुछ प्रश्न कर लें, खोखले से पहले कुछ प्रश्न कर लें तो कंफर्म चीजें हो भी जाएं, रिलेट कर जाएं, तब खोखले पर आइए। देखिए जैसे एक प्रश्न है, सीट से ही चलेंगे, बहुत आसान प्रश्न लेने का कोई अर्थ नहीं है, सिंपल लेना चाहो तो आप ले सकते हो, मतलब एक कहो तो एक प्रश्न मैं लेकर पहले इसका करा देता हूं, फिर उसके बाद जैसे देखिए हमने कहा एक लंबवृत्तीय ठोस बेलन है, अभी खोखले पर मत जाइए नहीं तो आधा इधर का होगा ना उधर का होगा। एक लंबवृत्तीय बेलन है, मैंने लिख दिया यहां पर, हमने कहा इसके आधार की त्रिज्या जो है, आधार की त्रिज्या वो है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है हमने लिख दिया यहां पर 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई लिख दिया 12 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे क्या क्या पूछ सकता हूं, सबसे पहले मैंने कहा इसका आयतन बताइए। आयतन क्या होता है, आयतन मतलब कितनी क्षमता है, कितना मटेरियल इसके अंदर रख सकते हैं। आयतन मतलब होगा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मतलब सबको पता है बाई डिफॉल्ट होता है 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 गुणे 7 होगा, गुणे ऊंचाई 12 कर दे, 7 7 से खत्म हुआ, 22 सत्ते 154 होता है, गुणे 12 कर दीजिए, 12 चौके 48 की 8 हासिल 4 हुआ, 12 पंचे 60, 60 4 64 की 4 हासिल 6 हुआ, 12 के 12 6 18, 1848 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन हो गया, 1848। यस, कंफर्म हो गई बातें। अब अगर बात अब देखते जाइए, कंफर्म करते जाइए, अगर कोई दिक्कत 1728 है, गलत लिखा मैंने, 12 सत्ते 84 है, या 22 सत्ते 154 गुणे 12 कर दिया, 12 चौके 48 की 8 हासिल 4, 12 पंचे 60, 60 4 64 की 4 हासिल 6, 12 के 12 6 18, सही लिखा भाई अमित, ध्यान दीजिए शायद सही है। देखो अब अगला आता है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया में दो हमसे पूछा गया, जैसे कर्व सरफेस एरिया, जैसे मान लो आपसे पूछा जाएगा कि स्टिकर लगवाना है, स्टिकर लगवाना है उसका कॉस्ट क्या आएगा, ठीक है। अगर मान लो हमने कहा कि हमारे पास ठोस लंबवृत्तीय बेलन, उसके चारों तरफ हम कवर करवाना चाहते हैं, रैपर लगवाना चाहते हैं, उसका कॉस्ट टोटल कितना आएगा। तो सीएसए में दो बना, देखो एक लिखो सीएसए मतलब एसए में दो बना, सीएसए, सीएसए मतलब क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, मतलब हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमें पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बता दो, ऐसे पूछा मैंने, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल,
तो आपने कहा वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो सी ऐसे होता है, दैट इज 2 पाई आर एच होता है। तो हम लिख दें इसको 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मतलब 7 गुणे एच कर दो। एच मतलब कितना है बताएं, 12 है। अब इसका हल कर डाले, सोल्यूशन कर डाले तो आंसर आपको मिलेगा 7 7 से खत्म हुआ, 22 दूना 44 होता है, 44 गुणे 12 कर दे, 12 चौके 48, 12 चौके 48, 48 और 4 52 होता है 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा वहां क्यूब लगाया हूं तो यहाँ स्क्वायर लगाया, 528 करेक्ट है। अब आपसे पूछा अगर टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला याद है, नहीं याद है तो इसका याद है ना 2 पाई आर एच, उसी में पाई आर स्क्वायर 2 बार जोड़ दीजिए, 2 पाई आर स्क्वायर, तो होगा 2 पाई आर एच प्लस आर, करेक्ट है, ये है। अब इसको हम लोग करेक्ट करते हैं, लिखते हैं, देखिए कितना होगा, 2 गुणे 22/7 गुणे 7, एच कितना है 7 है, प्लस 12 कर दीजिए, सॉरी एच तो अपना 12 है ना, चलो बात एक ही हो गई, 12 + 7 कर दें, 7 7 से खत्म हुआ, 22 दूना 44 हुआ, 44 गुणे 12 7 19 है, तो 19 चौके 76 की 6 हासिल 7 है, 19 चौके 76, 76 और 7 83 है, 836 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 836 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग देखिए टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जितनी भी चीजें हमारे पास है, कर्व वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जितनी भी आवश्यकता है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ प्रश्न है इनके, थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दो आप सभी लोग, आइए देख लेते हैं, कुछ प्रश्न है सीट पर भी है, देखिए पढ़िए थोड़ा सा मन लगा के। एक बेलन का आयतन 686 पाई घन सेंटीमीटर क्यूब है, बेलन का हमें मालूम दिया है। बहुत अगर आप सही में सीखना चाहते हैं, सही में उपयोग करना चाहते हैं एग्जाम में, तो आपको यहाँ पर इन प्रश्नों को हल करना है। रियली जो मैंने सीट में प्रश्न रखे हैं, देखो एग्जाम्पल दे देना ना, जो मैंने पीछे दिया वो नहीं पूछा जाएगा, उससे केवल कॉन्सेप्ट आप इवेल्युएट कर सकते हैं, पूछा वही जाएगा जो मैंने सीट में रखा है। और सच में अगर आप ईमानदारी से एग्जाम में करना चाहते हैं तो सीट के प्रश्नों को हल करें। तो सीट आप लोग ध्यान दे तो समझ में चीजें आएंगी। बेलन का आयतन दिया है, यदि बेलन की ऊंचाई त्रिज्या की दुगुनी है, ऊंचाई त्रिज्या की क्या है, दुगुनी है, हाइट जो है डबल ऑफ रेडियस है, तो बेलन की त्रिज्या हमसे पूछ रहा है कितनी हो जाएगी। तो बेलन की त्रिज्या पूछ रहा है, आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं। देखो ये बेलन है अपना, ये बेलन है, ऐसे बना हुआ है, ध्यान से मेरी बात को खूब क्लियर करते चलिएगा। ये बेलन है अपना, बेलन की रेडियस आर है, हाइट इसने कहा था, देखो पढ़ो, बेलन की जो ऊंचाई है हाइट वो त्रिज्या की डबल है, अगर ये आर है तो 2r है, यही हाइट है। और इसका जो आयतन है हम लोग को दिया है, आयतन कितना है, जो वॉल्यूम होता है वो दिया है बेसिकली 686 पाई। पाई का उपयोग कैलकुलेशंस में नहीं किया है, अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा देख रहे हैं रिस्पॉन्स में। यहाँ पर गरिमा का आंसर आया है, वंदना जी का आंसर आया है, वेरी गुड, अमित का है, अमित का, पुनीत का, बहुत बढ़िया, रणविजय का, जो करने वाले हैं डेली, आप देखिए रेगुलर रहते हो, आप लोग के नाम मुझे याद है, जो रेगुलर रहते हैं ना, कंफर्म रहता है, अमन का है, एच त्यागी का है, बहुत बढ़िया। तो फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 686 पाई है, 686 क्या है, पाई है। बहुत ध्यान से क्लियर करिए, देखिए अभी आंसर एकदम कंफर्म। तो पहला काम तो पाई को पाई से ही ले डूबिए, खत्म कर दो, आर को रहने दीजिए, आर स्क्वायर कर दो, एच की जगह पर भी आप 2r कर दें, बराबर 686 हो गया, करेक्ट है। अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6 हो गया, यह आर क्यूब है, तो आर बराबर क्यूब रूट आप कितना हो जाएगा 343, 343 का घनमूल करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, 7 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, जो कि त्रिज्या है। इस बेलन की त्रिज्या कितनी है बताएं, 7 है, करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, देखिए आपने सोल्यूशन किया है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ता हूं। 32 नंबर देखिए, 32 क्या, नंबरिंग पे मत जाओ, सीट के प्रश्नों पर अपना फोकस बनाएं, और यही इंपॉर्टेंट है, और वीडियो लाइक करते चले, ये आपकी जिम्मेदारी है, करेक्ट है। 22 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर की आयताकार चादर को उसकी, अब देखो यही प्रश्न पर मैं आपसे बात कर रहा था, अब ये हम बात इसकी आ गई, इसको समझो आप सभी लोग। इस सीट है अपने पास, एक आयताकार चादर है, देखो ये आयताकार चादर है कुछ ऐसे, भाई आयत तो ऐसे ही होता है, ऐसे होता है, इसकी लेंथ है 22 और ब्रेथ है 12, समझ रहे हैं। अब यही बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा गया प्रश्न है, गलती लोग करते हैं इसमें। 22 गुणे 12 सेंटीमीटर की आयताकार चादर को उसकी लंबाई के परितः मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है, लंबाई के परितः मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन बता दो क्या होगा। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, मैं आपको समझाऊं। जैसे देखो ये अपने पास यही चादर है,
चादर है, ये इसकी लंबाई आपको दिख रही, ये चौड़ाई दिख रही है। इसकी लंबाई मान लो ये 22 है, जैसे यहाँ साफ साफ दिख रहा है, चौड़ाई 12 दिख रहा है। भैया देखो हम ऐसे मोड़ दे, लंबाई के परितः मोड़ दिया, एग्जैक्टली मोड़ दिया। जब हमने लंबाई के परितः मोड़ा, लंबाई के परितः मोड़ा, तो आपको क्या दिखा बताओ? आपको ये दिखा होगा, ये देखो एग्जैक्टली ऐसे फिट हो जाए बढ़िया। हाँ देखो, ये लंबाई के परितः जब मोड़ा तो आपको दिखा हो जो लंबाई थी ना, ये क्या बन गई पता है? ये जो लंबाई थी, ये वृत्त जो यहाँ पर उसका बेस है, बेस मतलब सर्कल, उसकी परिधि बन गई। सॉरी, चौड़ाई जो है, आप ऐसे समझो, इस बात को बहुत क्लियर करिए। जब भी कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो इसको बहुत ही क्लियरली आप समझिए कि अगर हम लंबाई के परितः मोड़ेंगे तो क्या स्थिति क्रिएट होगी, कैसा स्थिति सिचुएशन बनेगी। ये लंबाई है, इसको ऐसे हमने कर दिया, ऐसे घुमाइए, समझिए। दो तरह से हम इसको मोड़ सकते हैं। देखो ये लंबाई को ही तो मोड़ा हमने ना, परितः मोड़ने का सिस्टम आप समझ लो, गलत हो पाएगा। वो लंबाई को घुमा के ऐसे बना दिया, तो जिसको आप जिसके परितः मोड़ेंगे वही उसके आधार की परिधि बनेगी। ये 22 ही रह जाएगा, वही उसके आधार की परिधि, जिसके परितः मोड़ेंगे वही उसके आधार की परिधि होगी, और जो अपोजिट होगा वह उसकी हाइट होगी। इसका मतलब ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा प्रश्न आए, हमसे कहा लंबाई के परितः मोड़ेंगे तो लंबाई इसकी परिधि रह जाएगी, और जो चौड़ाई है ना भाई, अगला जैसे ये लंबाई थी मान लो, हम इसके परितः मोड़ेंगे, तो परितः मोड़ेंगे भैया ऐसे ही तो राउंड होगा, ऐसे राउंड होगा कि नहीं, ऐसे पूरा राउंड हो जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। अभी घूम हम ऐसे दिखा नहीं पाएंगे, ऐसे घूमेगा आपका, ऐसे घूम करके यह एक जो सर्कल, एक आपका जो बेलन बनेगा, मैंने ऐसे कहा ना ये लंबाई थी, ये ऐसे मोड़ दिया मैंने, तो ध्यान दीजिए वह लंबाई ही परिधि हो गई और चौड़ाई क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। लंबाई परिधि हो गई और चौड़ाई क्या हो गई, हाइट हो गई। इसको आप समझिएगा। तो मतलब अगर ऐसे सेटअप बना होगा, ऐसे, ये देखो, तो ये जो पूरी लेंथ आई है, बहुत लोगों को देखिए, इसको अगर समझे होंगे तो समझ में आ गया होगा, यही लंबाई है, यही लंबाई है, पूरी की पूरी लंबाई को हमने ऐसे गोल गोल घुमा दिया। देखो पूरी लंबाई को गोल गोल घुमा दिया कि नहीं, तो यही आपकी क्या हो गई, यही लंबाई है और यही परिधि है, यही परिधि है। और ये वाली जो लेंथ है यहां से यहां तक, वो तो हाइट ही है ना, एग्जैक्टली देखो ये हाइट है, ये हाइट है। तो हाइट कितनी हो गई, 12। हाइट हो गई कितनी, 12। यहां बना देता हूं, हाइट हो गई 12, और यह परिधि है जो कि 22 है, परिधि 22। परिधि होती क्या है, 2πr होती है। सर्कल की परिधि सबको पता होगी ना, 2πr होती है। 2πr बराबर कितना कर दो, 22 कर दो, करेक्ट है। तो 2 गुणे 22/7 गुणे r कर दो, बराबर 22 हो गया। 22 से खत्म हुआ, r बराबर 7/2 हो गया। r बराबर कितना हो गया, 7/2। त्रिज्या हो गई 7/2, साढ़े मतलब एक तरह से 3.5 हो गई। त्रिज्या देखो जो रेडियस है वो r 7/2 हो गई। हाइट आपको 12 दिया ही है। अब हमसे बेलन का आयतन पूछ रहा है। कितना बढ़िया प्रश्न बन गया। देखो गलती करने के चांसेस 100% है बहुत सारे लोग के। पाई r² h यही इसका वॉल्यूम होगा। पाई मतलब 22/7, r इसका कितना है 7/2 गुणे 7/2 गुणे h की जगह कर दो 12, जो कट पिट जाए खत्म करो। जैसे 7 से खत्म, 2 दूना 4 3 12 होता है। 22 7 154 होता है। 154 गुणे 3 कर दे, 3 चौके 12, 3 5 15, 1 16, 3 1 के 3 1, 462 आया। 462 सेंटीमीटर क्यूब है। इस प्रश्न का हल है। अगर इसी प्रश्न को हम कह देते चौड़ाई के परितः मोड़ो, तो फिलहाल वो कटता नहीं, क्योंकि चौड़ाई तो आप समझ ही रहे हैं, यहाँ पर 12 दिया था, तो चौड़ाई परिधि हो जाती। जब ध्यान दीजिएगा, कभी अगर हम एक आपको पॉइंट करा देते हैं, अगर आयताकार सीट है, आयताकार सीट है, अगर हम उसको लंबाई के परितः मोड़ेंगे, लंबाई के परितः, तो ध्यान दीजिएगा लंबाई जो होगी ना, लंबाई परिधि होगी, लंबाई परिधि होगी, और जो चौड़ाई होगी वह ऊंचाई होगी। चौड़ाई क्या होगी, ऊंचाई होगी। दूसरी तरफ अगर हम इसको चौड़ाई के परितः मोड़ेंगे, चौड़ाई की परितः, ध्यान दीजिएगा, तो चौड़ाई जो होगी वो परिधि होगी। परिधि मतलब आप समझ रहे हैं ना, सरकमफेरेंस, परिधि होगी, और लंबाई जो होगी वह आपकी ऊंचाई होगी। करेक्ट है, इसको आप समझिएगा। ये 2 बातें दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कंफर्म कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। इस पर प्रश्न आपको दिख ही जाता है, अक्सर ही दिख जाता है। इसको देखिए, कल हम लोग एक परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, याद होगा आप लोगों को।
बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई में, बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई में 50% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? क्षेत्रफल का मतलब होता है सरफेस एरिया, मतलब बेलन की, अब यहाँ आयतन का पूछता तो चलो ठीक था, कुछ अच्छा भी था। अब फिलहाल हमसे जो पूछा हम उसको करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आयतन का पूछना चाहिए था, जैसे आपसे कहा जाए कि ना, मैं आपको इसको कन्वर्ट करा दे रहा हूं, क्षेत्रफल का ना करके मैं आपसे कह रहा हूं आयतन में बताओ, आयतन में बताइएगा, वो आयतन का ही प्रश्न होना चाहिए। बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई में 50% की वृद्धि करने पर आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? जी हाँ, अभी सही होगा ना? बिल्कुल ऐसे प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। देखो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है बताइए? आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान से देखिएगा, कह रहा बेलन तथा ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों में 50% की वृद्धि हुई, तो बेलन के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, इसको आप लोग को बताना है। समझिएगा, इसमें देखो भाई पाई से कोई मतलब नहीं है। जैसे आप ऐसे समझो, आपका बेलन था, ये बेलन था, अब बेलन की अपनी त्रिज्या थी, ऊंचाई थी, कह रहा बेलन की त्रिज्या भी बढ़ जाए और ऊंचाई भी बढ़ जाए, तो ये नया हमारे पास बेलन जनरेट हो, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ये बताना है। क्योंकि ऊंचाई भी 50% बढ़ रही है और त्रिज्या भी बढ़ रही है। इसका तरीका देखिए, कल सतत वाला अप्रोच अगर किसी ने पढ़ा होगा तो एकदम लगा लेगा। देखो पाई वहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा, तो इसलिए पाई खत्म कर दीजिए। अब चेक करिए परिवर्तन कैसे हो रहा है। परिवर्तन ऐसे, आर गुड़े एच है, तो आर का उपयोग 2 बार है, तो इसलिए सतत वृद्धि में आर का उपयोग 2 बार करिएगा। अगर आप परसेंटेज जानते हैं, परसेंटेज से कल आपने पढ़ा भी था, तो आर का उपयोग आपको 2 बार करना है। 50% को हम लिख क्या पाएंगे, 1/2 कहेंगे, 2 से 1 बढ़कर 3 होगा, और यह 1 नहीं 2 बार होगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर देखो ऊंचाई में भी वही सेम टू सेम है। यहां सबसे मुख्य क्या था मैं आपको बता दूं, सबसे मुख्य ये था कि अगर यह लिखा होता कि त्रिज्या में 50% और ऊंचाई में 20%, प्रश्न तब अच्छा होता। जब दोनों के परसेंटेज परिवर्तन अलग अलग होते तो आपको डाउट होता। दरअसल हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर मान लो ये कहता कि त्रिज्या में चलो 50% है, ऊंचाई में 20% है, तो निश्चित तौर पर ऊंचाई का उपयोग ऊंचाई वाले को प्रेजेंट करा है, रेडियस वाले को। रेडियस 2 बार है, अगर कभी अलग अलग डेटा दोनों का दे तो रेडियस को 2 बार लगाना और ऊंचाई को 1 बार लगाना। कंबाइन करिए, इसको कंबाइन तीनों को करेंगे तो 8 होगा, 2 दूना 4 दूना 8, ये 27 होगा, 3 3 9 27। 8 से 27 कितना ज्यादा, 8 27 जोड़िए, 19 8 27 होता है। 19 गुणे 100/8 कर दे, 4 दूना 8 होता है, 4 25 बार होता है ना। देख लीजिए, 2 दूना 4, 3 3 9 27, कितना हो गया, 9 8 17, 19 8 27 होता है। तो यहाँ पर 50% है ना, ठीक, तो 2 से 1 3, 2 से 1 3 और 2 से 1 3। हमसे यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा था, हम ऊंचाई, हम उसको आयतन का बता रहे हैं, तो इसलिए आयतन का जो अपना आएगा वो चेंज आएगा। ठीक है, और अगर यही चीज क्षेत्रफल का होता तो 2 ही बार हम लोग किए होते, तब 2 ही बार करते तो अलग चीज आती। 25 9 225 की 5 हासिल 22, और 25 1 25 22 47 होता है, बटे 2 करते, 2 दूना 4 आता, 2 3 6 आता, देखिए 19 5 95, 19 दूना 38, 38 9 47 सही है, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 7 14, 237.5% की वृद्धि होती। कब होती पता है, जब आयतन का होता। तो फिलहाल इसमें आयतन का तो था नहीं, यह प्रश्न क्षेत्रफल का था, तो अगर क्षेत्रफल का पूछा होता 2 ही बार लगाते हम लोग। अगर क्षेत्रफल का पूछा होता तो 2 ही बार लगाते, यही लिखते, 2 से 3, 2 से 3, 4 से 9, 4 से 9 कितना बढ़ा, 5, 5 गुणे 100 हम 4 करते, ये 25 हो जाता है। 125% तब आता अगर क्षेत्रफल का पूछा गया होता तो। फिलहाल हमने आपको आयतन का बताया है, करेक्ट है। आयतन का देखो इतना होगा प्रश्न, दरअसल इसका जो पूछा जाएगा मैं श्योर हूं आयतन का आएगा। चलो सीट में लिख दिया तो हमारे ही द्वारा आपको मिल रहा है, लेकिन ज्यादा मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं आयतन पर, क्योंकि प्रश्न आयतन पर बनेगा। क्षेत्रफल का पूछ ले तो चलो ठीक है, क्षेत्रफल का भी आप जनरल बता सकते हैं। क्षेत्रफल में 2 ही बार जाइएगा, आयतन में आपको 3 बार जाना होगा। यह इसका प्रश्न का ये लास्ट था। मैं आज के सेशन को यही एंड करूंगा, इसके बाद मैं अगले सेशन में इसके खोखले भाग को और अन्य चीजों को कवर कराऊंगा, उसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। मुझे लगता है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कल हम लोग इसके आगे की क्लास के लिए मुलाकात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को, थैंक यू सो मच।